हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट्रोमीटर। क्या आप जानते हैं मेलुहा या मेलुकक्खा नाम की एक जगह थी। कुछ 100 सालों के बाद ये जगह आर्यवर्त कहलाने लगी। फिर कुछ 100 सालों बाद ये जगह भारतवर्ष के नाम से प्रचलित हुई। फिर इसे हिंदुस्तान के नाम से पूरे विश्व में जाना गया और अंत में इस जगह का नाम इंडिया पड़ा। तो मैंने आपको ये भारत के बारे में ये नाम जानकारी क्यों बताया? क्योंकि आर्यवर्त और भारतवर्ष जैसे नामों के समय में भारत एक इकोनॉमिक और कल्चरल सुपर पावर था। तो अपने अतीत को देखकर और 2014 से आज तक हमारे देश की ग्रोथ को देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या भारत कभी भी पुराने दिनों की तरह नियर फ्यूचर में एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन पाएगा? अगर हाँ, तो ये गोल्डन वर्ड्स कब सच होंगे? तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना कुछ समय गवाए लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले 2 से 3 दशकों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि भारत एक सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन क्या वे सच है या सिर्फ वोट पाने का एक तरीका और झूठे वादे हैं? मुख्य बात यह है कि भारत के सुपर पावर बनने का टॉपिक उठा क्यों है। तो आइए हमारे पास्ट को देखते हैं, क्योंकि हम यही जानने के लिए हिस्ट्री सीखते हैं, क्योंकि हम अपने पास्ट के नॉलेज से हमारे फ्यूचर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं। तो 16th और 17th सेंचुरी में इंडिया और चाइना ये 2 देश मिलके दुनिया के 51% इकोनॉमी का हिस्सा रखते थे, जिसमें भारत के पास इन दोनों देश का आधा से थोड़ा ज्यादा यानी 26% हिस्सा पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी में से था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस में से 1/4 से अधिक भारत को प्रॉफिट दिया। लेकिन ट्विस्ट तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ब्रिटिशर्स ने जब भारतीयों के बिना जानकारी के भारत को लगातार लूटा, लेकिन हमें ये पता तक नहीं चला कि वे लोग व्यापार के स्थान पर क्या कर रहे हैं, और जब हमें ये पता चला तब इट वॉज लेट। जब ब्रिटिश लुटेरों ने भारत को छोड़ दिया तो दुनिया में भारत का इकोनॉमिक परसेंटेज सिर्फ 4% रह गया था। बहुत चालाकी से लूटा। आज तक हम अतीत को बदल नहीं पाए, तो इसलिए वर्तमान पर ध्यान देते हैं। तो भारत ने अपनी आज़ादी के बाद ऐसा क्या हासिल कर लिया था? जनसंख्या हो सकती है, लेकिन सभी ये कहते हैं कि तेज़ी से वृद्धि करने वाली जनसंख्या बहुत ही खराब होती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्या आपने 2-धारी तलवार का नाम सुना है? हाँ, जनसंख्या ठीक वही है। तो आइए जापान का एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि ये बात कितनी सही है। 1990 के दशक तक जापान ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देख ली, लेकिन अब जापान की अर्थव्यवस्था स्टेगनेंट स्थिति में है। इससे जापानी बैंकों में नेगेटिव इंटरेस्ट मिलेगा, यानी बैंक आपसे आपका पैसा बैंकों में रखने के लिए चार्ज करेंगे। लेकिन जापान को अपने डाउनफॉल का सामना क्यों करना पड़ा? इसका मेन रीजन पॉपुलेशन है। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बहुत ही ओल्ड है। जापान की पॉपुलेशन का औसत एवरेज एज अराउंड 48.6 ईयर्स है, विच इज़ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। इसीलिए जब जापान का वर्किंग क्लास रिटायर हो जाता है, उन्हें रिप्लेस करने के लिए यंग लोगों की संख्या कम है। क्या भारत को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है या आगे कभी करना पड़ेगा? नहीं। 2027 तक इंडिया पॉपुलेशन के मामले में चाइना से भी आगे निकल जाएगा, और ये पॉपुलेशन यंग है। इंडिया में 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन 25 ईयर्स से कम है। तो आइए 2 एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करके हज़ारों लोगों को इनकम प्रोवाइड करके फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स गेन करके एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाता है, जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 का युवा अपना समय और करियर बर्बाद करने में व्यस्त है। इसीलिए ये पूरी तरह पॉपुलेशन पर निर्भर करता है कि वो डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बनेंगे या डेमोग्राफिक लायबिलिटी। इसीलिए अगर भारत का पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिवाइडेंड बनेगी तो देश की स्पीडी ग्रोथ में हेल्प होगी।
इसी ग्रोथ के कारण 2050 तक भारत अमेरिका से आगे निकल जाएगा जीडीपी पीपीपी यानी जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं कि जीडीपी बढ़ने से हमें किस तरह से मदद मिलेगी। तो जीडीपी बढ़ने का एक मुख्य कारण सर्विसेज होंगी और सर्विसेज को बढ़ाने के लिए कंपनियां बढ़ेंगी और जब कंपनियां बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो भारत में अधिक वर्किंग क्लास क्रिएट होगा और भारत से हमारे ग्रोथ को रोकने वाला एक मेन कल्प्रिट यानी पॉवर्टी को पूरी तरह से गायब कर देगा। तो आज के दिनों में चाइना और अमेरिका सुपर पावर्स क्यों हैं? बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एक सोसाइटी के ठीक से काम करने के लिए नीडेड एक फिजिकल और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स और फैसिलिटीज जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स एंड पावर सप्लाईज हैं। आज के दिन हमें ये तो पता चल ही चुका है कि भारत अभी सिर्फ 4 to 5 मेगा सिटीज़ पर निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि ये विकास को सिर्फ शहरों की तरफ शिफ्ट कर देता है, लेकिन रूरल एरियाज अभी भी डेवलप नहीं हुए। ये बात है कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब ही रहता है। इसीलिए हमें इसे बदलने की ज़रूरत है कि अमीर भी अमीर हो जाए और गरीब भी अमीर होता जाए। तो इसे समझते हुए गवर्नमेंट दोनों जगहों को एक साथ डेवलप कर रहा है और इकोनॉमी को रूरल और अर्बन के बीच इक्वली स्प्रेड करने के लिए रिमोट और रूरल एरियाज़ को अर्बन एरियाज़ के साथ जोड़ रहा है। भारत की सारी मुख्य प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन। जब हम किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक कीमत देते हैं, उस कीमत का 18% ट्रांसपोर्टेशन का होता है और चाइना में रहने वाले लोग इस अमाउंट का लगभग आधा हिस्सा यानी 8% ट्रांसपोर्टेशन को देते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट को कम करने के लिए गवर्नमेंट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट्स को तैयार कर रही है। इंडिया में 100 से अधिक मेजर रिवर्स हैं जिनका यूज़ हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हैं और स्कूलों में हमने ये सीखा है कि वाटरवेज सस्ते होते हैं और बल्कि गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोग होते हैं। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि चाइना का 47% इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज से किया जाता है। बिना किसी प्रॉब्लम्स के सामान एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से पहुंचते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड आदि ग्रोथ्स हमें 2040 तक एक इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी चुनौती पॉवर्टी है। जब तक आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं करेंगे तब तक आप देश के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। और हम ये भी जानते हैं कि लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे जाने से रोकने के लिए गवर्नमेंट लोगों को पढ़ाने के लिए और उन्हें साक्षर बनाने के लिए मुफ्त में एक योजना शुरू कर सकती है। मुझे पता है कि इससे हमारे देश की इकोनॉमी पर थोड़ा असर पड़ेगा, लेकिन बहुत कम समय के लिए। अगर लोग साक्षर होंगे, नए स्किल्स, नए टैलेंट और नई जॉब्स क्रिएट होंगी जिससे हमें लंबे समय तक फ़ायदा होगा। और इस कोविड-19 के दौरान भारत के डिजिटलाइजेशन के बाद भारत के पास दुनिया में सबसे सस्ती इंटरनेट योजनाओं में से एक है। मैं आपको इंटरनेट के बारे में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इंटरनेट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। मुझे तो पता ही नहीं था। जिसमें भारत का कोई भी स्किल्ड और टैलेंटेड इंसान अपनी क्षमताओं के हिसाब से ग्लोबल कंपनीज के लिए काम कर सकता है और डॉलर्स में कमा सकता है। ये भी इंटरनेट को एक बहुत अच्छा रिसोर्स बनाता है। इसीलिए मैं पर्सनली आप सभी से इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करने के लिए और इंटरनेट के यूज़ से अपने स्किल्स में सुधार लाने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि इंडिया वाले किसी भी चाइनीज़, यूरोपियन या अमेरिकन से कम नहीं है, इस चीज़ का रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया अपनी डिफेंस पर लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपीस खर्च करता है, जो अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा है। ऊंचाई पर युद्ध करने के मामले में भारत की सेना सबसे अधिक एक्सपीरियंस सेना है। यह फायरवर्क्स के मामले में दुनिया में 4th सबसे बड़ा और मैन पावर के मामले में 2nd है। क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसी से सपोर्ट मिलता है। चाइना के पास ये बड़ा फ़ायदा नहीं है। वहीं रशिया, अमेरिका, इजराइल, जापान जैसे शक्तिशाली और टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड देश भारत के सबसे बड़े सहयोगी हैं, यानी अलाइज हैं। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसरो नाम तो सुना ही होगा। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने
एक बार में 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से इंडियन सैटेलाइट्स कितने थे? 3। हाँ, सिर्फ 3। बाकी सब अमेरिका, यूएई, इजराइल जैसे देशों के थे। आप सभी ये सवाल पूछ सकते हैं कि अमेरिका क्यों? अमेरिका के पास तो दुनिया का सबसे अच्छा अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। तो ऐसा क्या और क्यों है कि अमेरिका जैसा देश इसरो से अपनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है? इसका आंसर इसरो का कॉस्ट एफिशिएंसी है। समझ नहीं आया? एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मंगलयान 1 है, जिसे केवल 74 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की कीमत पर लॉन्च किया गया था, जिसने भारत को पहले प्रयास में मार्स पहुंचने वाला पहला देश बना दिया। उसी वर्ष नासा ने अपना मेवन मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया, जिसका कीमत 582 मिलियन डॉलर्स था। इन दोनों मिशंस का फर्क तो देखिए, कहाँ 582 मिलियन डॉलर्स और कहाँ 74 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, ये मिशन ऑसम था, इसीलिए 2019 में इस मिशन को ट्रिब्यूट देने के लिए मिशन मंगल नाम का एक फिल्म रिलीज हुआ। पर्सनली ये मेरा फेवरेट फिल्म है। ये तो सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम इंडिया का उज्जवल भविष्य देख सकते हैं, लेकिन हमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे करप्शन। कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स करप्टेड हैं। करप्शन वन ऑफ द मेन रीजंस था जिसके कारण भारत लगभग 200 ईयर्स तक अंग्रेजों के अधीन में था। बैटल ऑफ प्लासी के कुछ दिनों पहले ब्रिटिशर्स ने 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के कमांडरों में से एक मीर जाफर से एक वादा किया था, और इस वादे के बाद मीर जाफर वास्तव में लड़ाई लड़े ही नहीं और सिराजुद्दौला मारा गया। यह ब्रिटिश राज की शुरुआत का मेन रीजन था। और आज भी करप्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए डिस्करेज करता है। हमने किस पॉपुलेशन के बारे में बात की, अगर वो अपने पैरों पे खड़े नहीं होते हैं तो वो एक लायबिलिटी बन सकते हैं। इंडिया में एग्रीकल्चर से लेकर सर्विसेज तक के हर फील्ड्स में प्रोडक्टिविटी की कमी है। वर्किंग मोर आवर्स इक्वल्स मोर वर्क, ये आज की सच्चाई बन चुकी है। क्लाइमेट चेंज से जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे उस लिस्ट में इंडिया 5th पर है। ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमें नियर फ्यूचर में सामना करना होगा। तो क्या इन सब के बेसिस पर इंडिया एक सुपर पावर बन सकता है? इट डिपेंड्स। ये आप पर डिपेंड करता है, ये मुझ पर डिपेंड करता है, ये हमारे पॉलिटिशियंस पर डिपेंड करता है, और ये हम सभी पर डिपेंड करता है। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे और एक एसेट बनेंगे, या हम करप्शन को बढ़ावा देंगे और एक लायबिलिटी बनेंगे। ये हमारे देश के नागरिकों पर डिपेंड करता है कि क्या वो नियम तोड़ के, सड़कों पर थूक के, बोलो जुबान केसरी, टैक्सेस को चोरी करके देश के लिए एक बोझ बनेंगे, या कुछ ऐसा महान काम करेंगे कि दुनिया हमें और हमारे देश को नमन करेगी। ये चॉइस हमारा है, और ये चॉइस हमें बहुत जल्दी लेना होगा, क्योंकि नियर फ्यूचर इज नॉट फार। इफ यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस वीडियो, शेयर इट सो मच that everybody can become an asset, not a liability. Comment other solutions, what can be done to make our country a superpower. That is for today. This is Factometer signing off. Till then, stay tuned and enjoy.